नमस्कार साथियों। आइए हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में चर्चा करते हैं। प्रमुख रूप से मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे मौर्य साम्राज्य की जब पूरी व्यवस्था धराशायी हो गया तो उस व्यवस्था पर एक नए राजवंश का निर्माण हुआ। उस राजवंश को हमने दो भागों में बांट रखा था। एक तो ऐसे देशी शासक जो हमारे देश से ही संबंधित थे, जो कि वहां पर मौर्यों के जब मौर्य साम्राज्य अपने उत्कर्ष अवस्था में था तो ये छोटे छोटे सामंत के लोग थे। ऐसे इंतजार की एक घड़ी के रूप में लोग मानते थे कि जब हम लोग का समय आएगा तो मौर्य एम्पायर में एक अपना साम्राज्य, छोटा साम्राज्य बनाएंगे। तो हमने देखा कि शुंग वंश के बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में। अब पुष्यमित्र शुंग के बाद हम लोग बात करते हैं कर्ण वंश के बारे में कि इस वंश की स्थापना किसने किया, इस वंश के बारे में क्या विशेषताएं हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया था पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश के बारे में, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कर्ण वंश। आप जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक जो कि बृहद्रथ की हत्या कर जिस तरह शुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक है, ठीक उसी प्रकार वासुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व की बात है, कर्ण वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार शुंग वंश की हत्या है, मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया गया, उसी प्रकार वासुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की नींव रखा था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कर्ण वंश के बारे में, तो कर्ण वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह है कि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित है। अगर हम शुंग वंश के बारे में जानकारी का स्रोत, साहित्यिक स्रोत हमने देखा था कि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित हर्षचरित है, फिर कालिदास का मालविकाग्निमित्रम है, ठीक उसी प्रकार ये कर्ण वंश की जानकारी का भी स्रोत है। ठीक है, क्योंकि हर्षचरित में वासुदेव द्वारा कर्ण वंश की स्थापना का वर्णन इस प्रकार है कि शुंगों के अमात्य वासुदेव ने, ठीक है, उसकी हत्या करके स्थापना किया था। ठीक है, और इसके बाद यदि हम बात करें इनकी विशेषताओं के बारे में, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए यहां से जो प्रश्न आते हैं, बहुत बेसिक प्रश्न आते हैं, फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूं कर्ण वंश की, तो अंतिम शासक जैसे आप जानते हैं कि सुशर्मा, ठीक है, सुशर्मा की भी नाम मिलता है। इसके साथ ही कर्ण राजवंश तथा शासन की समाप्ति हो गई। वायु पुराण से ज्ञात होता है कि सुशर्मा की हत्या जो है आंध्र जातीय वृत्त सिमुक ने कर दिया, जो सातवाहन वंश की नींव डाला है। ठीक है, सुशर्मा जो है कर्ण वंश का अंतिम शासक था और इस वंश की समाप्ति एक नए वंश आंध्र एवं सातवाहन के नाम से जाने जाते हैं। इस वंश के द्वारा एक नया साम्राज्य का निर्माण हुआ और इस प्रकार सुशर्मा की मृत्यु जो है सिमुक के द्वारा हुई और सिमुक ने सातवाहन वंश का नींव डाला था। ठीक है, तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सातवाहन वंश क्या है। अगर मैं बात करूं कि मौर्य एम्पायर में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो मौर्य साम्राज्य जैसा बड़ा तो कोई साम्राज्य नहीं रहा है मौर्य उत्तरकालीन में, चाहे वह शुंग वंश हो, चाहे वह कर्ण वंश हो, चाहे वह सातवाहन वंश हो। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सातवाहन वंश के बारे में, ये मौर्यों के बाद एक महत्वपूर्ण वंश रहा है सातवाहन वंश।
इसका जो विस्तार है आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी, साउथ इंडिया में भी इसका विस्तार रहा है, दक्षिण भारत में भी बड़े पैमाने पर। और सातवाहन वंश असल में इनका महत्व इसलिए इतना ज्यादा है कि आप इसके पैरेलल में देखेंगे कि मौर्यों के पतन के बाद दो प्रकार के शासक थे। एक तो देसी शासक, यहीं से जो आपने शुंग वंश देखा, फिर आपने कर्ण वंश देखा, फिर आपने सातवाहन वंश की बात चल रही है। लेकिन एक जो विदेशी शासक है, जो आक्रमणकारी हैं, जो मौर्यों के बाद बसने का कार्य किए हैं, वह कौन कौन है? वह है आपके जैसे हिंद एवन, ठीक है, कुषाण वंश, शक पल्लव। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण बात यह है कि मौर्यों के बाद अगर कोई एक मजबूत साम्राज्य रहा है तो वह सातवाहन वंश रहा है, ठीक है। तो हमें सातवाहन वंश के बारे में भी जानने की जरूरत है, ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन सातवाहन वंश के साथ साथ एक बहुत ही छोटा सा वंश रहा है कि जो शुंग वंश के बाद और कर्ण वंश के समांतर ही रहा है, वह है चेदी वंश। इसे भी हम लोग जानने का प्रयास करें, ठीक है, चेदी वंश के बारे में। अगर बात किया जाए तो प्रथम शताब्दी सा पूर्व में आप देखते होंगे कलिंग युद्ध के बारे में, जो अशोक के साथ संबंध रहा है। तो कलिंग भारत के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदित हुआ और यहां चेदी वंश ने अपनी सत्ता स्थापित किया था। उड़ीसा की ये बात चल रही है। और यहां पे क्या है, आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का निरंतर संबंध रहा है। और जब तक मौर्य इंपायर का एक महत्वपूर्ण निर्माणकारी विचारधारा था, उस समय चेदी वंश जो है अपने साम्राज्य निर्माण की भूमिका में नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मौर्यों का पतन हुआ है, मौर्योत्तर काल का निर्माण हुआ है, चेदी वंश का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। तो चेदी वंश का संबंध हम कलिंग यानी उड़ीसा से लेते हैं, रखते हैं। कलिंग भारत के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदित हुआ और यहाँ चेदी वंश ने अपनी सत्ता स्थापित किया। संभवतः महामेघवाहन चेदी राजवंश का संस्थापक था। यह जो डेटा है, फैक्चुअल डेटा, ये इंपॉर्टेंट है। महामेघवाहन, ठीक है, यह जो है यह चेदी राजवंश का संस्थापक थे, ठीक है। उल्लेखनीय है कि इस वंश का अस्तित्व महाजनपद काल में ही हो गया था। अगर मैं बात करूं चेदी वंश के बारे में, तो इस वंश की जो महत्वपूर्ण अगर निर्माणकारी विचारधारा है, तो जब जैसे हम पढ़ते हैं ना 16 महाजनपद, तो उसी समय इस वंश की जो निर्माणकारी विचारधारा है वो हो चुका था, ठीक है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस वंश ने मौर्योत्तर काल में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अशोक ने, आपको पता है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था, जो 13वें शिलालेख में मिलता है, और बहुत बड़ी नरसंहार हुआ था। तो फिर ऐसा तब मौका नहीं मिला कि ये लोग एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सके, लेकिन मौर्यों के पतन के बाद ऐसा मौका मिला, ठीक है। तो इस प्रकार मौर्योत्तर काल में इस स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किया गया। चेदी राजवंश की स्थापना किसने किया है, ये तो खैर एक विवादास्पद बिंदु है। हम महामेघवाहन वंश को मानते हैं इस वंश का संस्थापक, लेकिन यह बात विवादास्पद है। और दूसरी बात क्या है कि अभी तक यह भी है, परंतु ऐसा बताया गया है कि खारवेल इस वंश का महानतम शासक था, क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। खारवेल के विजय अभियानों से भी जानकारी मिलता है। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, इसके पीछे कारण यह रहा है कि चूंकि आप जानते हैं इसके पैरेलल हिंद एवं शासक, कुषाण वंश भी समानांतर चल रहे हैं।
उस दिशा में खारवेल के साथ एक विजय अभियान के दौरान युद्ध भी होता है तमाम प्रकार के विदेशी शासकों से, ठीक है, इसमें इनकी विजय भी होती है। तो ऐसा माना जाता है कि इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक खारवेल था, जिसके बारे में पुष्टि जो है इनके प्रमुख विवरण से मिलता है और हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें जाना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सातवाहन वंश के बारे में, कि सातवाहन वंश क्या है, सातवाहन वंश का साम्राज्य क्या है। क्योंकि इसे पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है कि मौर्य साम्राज्य के बाद एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सातवाहन वंश के बारे में। जय हिंद।